हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों को फिर से हमारे YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर स्वागत है। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए भाग 4 यानी चौथे वीडियो में हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ और उस हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उच्चारण स्थान। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह क्लास 10th और 11th 12th के लिए। जैसा कि आप लोग हमारे तीसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्वर्ण के उच्चारण यानी स्वर्ण के उच्चारण में आप लोगों को हम 4 प्रकार बतलाए थे। स्वरों के उच्चारण में मुख्यतः 4 प्रकार। पहला था आपका निर्नुनासिक स्वर। दूसरा था अनुनासिक स्वर। तीसरा था सानु स्वर और चौथा था आपका विसर्ग युक्त स्वर। ये चारों प्रकार के हम लोग स्वरों के उच्चारण में पढ़ चुके थे। जैसे निर्नुनासिक स्वर क्या है, अनुनासिक स्वर क्या है, सानु स्वर क्या है और विसर्ग युक्त स्वर्ग क्या है। ये हमारे पिछले वीडियो में भाग 3 जो वीडियो हम आप लोगों के में पढ़ाए हैं उसमें ये चारों के बारे में बतलाए होंगे। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे इसके बारे में वो हमारे भाग 3 वीडियो में जाकर और इसके बारे में आप हूबहू हो सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो है मेरा वह है वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम पिछले वीडियो में अर्थात फर्स्ट वीडियो से ही हम आप लोगों को यह बतलाते आ रहे हैं से वर्णों की कुल संख्या। वर्णों की कुल संख्या जो है आपका 52 है। कितने मेरे दोस्तों? 52 है। ये हम फर्स्ट वीडियो से आप लोगों को बतलाते आ रहे हैं। ये 52 जो वर्ण है, इस वर्ण का निर्माण, सृजन, उत्पादन या उच्चारण मुख के किस भाग के किस स्थान से हुआ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो मेरा जो टॉपिक है वह है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। पहले इसको समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं तो किसको कहते हैं। तो मुख के जिस भाग से जिस स्थान से, ऐसे भी बोल सकते हैं, मुख के जिस भाग के जिस स्थान से वर्णों का निर्माण हुआ है, वर्णों का उच्चारण हुआ है, उस भाग के उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। लिखेंगे मुख के जिस भाग के जिस स्थान से वर्णों का निर्माण या सृजन या उच्चारण हुआ हो, उसे उस भाग के स्थान
को उच्चारण स्थान कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो परिभाषा हम आप लोग को बतलाए हैं, ये मेरा उच्चारण स्थान का परिभाषा है। ये क्या है? मेरा उच्चारण स्थान का परिभाषा है। इसको पहले समझ लेते हैं। मुख के जिस भाग के जिस स्थान से वर्णों का निर्माण या सृजन या उच्चारण, तीनों एक ही चीज है, हुआ हो, उसे उस भाग के उस स्थान, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, उस स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। चलिए अब उच्चारण भाग देखते हैं से हमारे मुख में कितने उच्चारण भाग है। ये मुख, ये जो मेरा क्या है? मुख है। ये जो आप देख रहे हो मेरा क्या है? मुख है। तो हिंदी व्याकरण में मुखों की कुल संख्या जो होती है, कुल यानी हिंदी व्याकरण में मुखों की कुल भाग जो होती है वो 6 होती है। हिंदी व्याकरण में मुख के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। पहला जो है आपका है वह है कंठ। पहला जो आपका क्या है? कंठ है। दूसरा जो है आपका तालु है। तीसरा है आपका मूर्धा और चौथा है आपका दंत। दंत कहिए चाहे इसको दांत भी बोल सकते हैं। पांचवा है आपका ओष्ठ या इसको ओठ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओठ। और छठा है आपका नासिक। छठा क्या है मेरे दोस्तों? आपका नासिक है या नाक है। क्या है? नाक है। तो आपका हिंदी व्याकरण में मुख के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? वो 6 होते हैं। पहला जो है कंठ, दूसरा जो है तालु, तीसरा जो है मूर्धा, चौथा जो है दंत या दांत भी कह सकते हैं, पांचवा है ओष्ठ या ओठ और छठा है आपका नासिक या नाक। ये जो आप देख रहे हैं ना नासिक, इसको क्या बोलते हैं? नासिक या नाक बोलते हैं। चलिए इससे देखते हैं से इससे कौन कौन सा वर्णों का निर्माण हुआ है। इससे हमारे भाग से, हमारे मुख के इस भाग से यानी कंठ से कौन कौन से वर्णों का निर्माण हुआ है। आपको बता दे, किसी एक भाग से पूरे 52 वर्ण जो 52 वर्ण है उसका किसी एक भाग से निर्माण नहीं हुआ है। ये 6 भागों को आपस में जब मिलाते हैं या इससे जो निकलने वाले जो वर्ण होते हैं, इससे पूरे वर्णों यानी 52 वर्णों का निर्माण हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो ये कंठ है, उससे कौन कौन सी वर्णों का निर्माण हुआ है। तो आपको बता दे, इस भाग यानी इस स्थान से अ, आ, विसर्ग, कवर्ग, कवर्ग में आपको इसको ऐसे लिखिएगा। कवर्ग तो ये है लेकिन इसको ऐसे लिखिए, क ख ग घ अंग। उसके बाद एक है आपका ह। क्या है? ह। ये तमाम सारी वर्णों का जो निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है किस भाग के किस स्थान से? तो कंठ से हुआ है। किससे हुआ है मेरे दोस्तों? कंठ से। चलिए इस 2 वर्णों, तो आप लोग इससे परिचित होंगे। इस 2 वर्णों का नाम है वोवेल, जिसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। यह है मेरा स्वर्ण वर्ण। यहाँ से यहाँ तक मेरा कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण। ये विसर्ग क्या होता है? विसर्ग आप लोग को हम फर्स्ट वीडियो में बतलाए होंगे। हिंदी व्याकरण के 2 वर्ण जो होते हैं अलग होते हैं। एक होते हैं अनुस्वर और एक होते हैं विसर्ग। इसको हम अयोगवा वर्ण भी कहते हैं। अयोगवा
वर्ण के भी नाम से जानते हैं। कौन वर्ण के नाम से जानते हैं? तो अयोगवा, अयोगवा वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो मेरा हुआ अनुस्वर, और इसका जो नाम हुआ है इसी का नाम है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। चलिए, तो ये हुआ आपका कौन सा हुआ? ये विसर्ग हुआ। किसी भी वर्ण के लास्ट में अगर ये 2 पॉइंट लग जाते हैं तो वह वर्ण का यह विसर्ग रूप ले लेता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, क के लास्ट में अगर ये 2 पॉइंट लग गया तो ये क विसर्ग हो गया। च के लास्ट में अगर 2 ये पॉइंट लग गया तो च विसर्ग हो गया। छ के लास्ट में अगर 2 पॉइंट लग गया तो छ विसर्ग हो गया। प के लास्ट में अगर ये 2 पॉइंट लग गया तो प विसर्ग हो गया। ये तमाम सारे ऐसे यह विसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। अब मेरा है, ये है व्यंजन वर्ण। ये मेरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? मेरा व्यंजन वर्ण है। इस वर्ण को सम्मिलित रूप से हम कवर्ग के अंतर रखते हैं। किसके अंतर रखते हैं? कवर्ग के। अब कहिएगा सर इसका नाम कवर्ग ही क्यों पड़ा? दुनिया में बहुत सारा नाम है, चबर, टबर, पवर, लबर, फवर, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम कवर्ग ही क्यों पड़ा? तो आपको बतला दे मेरे दोस्तों, से ये वर्ण का निर्माण किससे हुआ है? तो क से हुआ है। किससे हुआ है? क से। तो ये हो गया क, और हम लोग जानते हैं से वर्ग। वर्ग के मतलब होता है समूह। वर्ग के मतलब क्या होता है? समूह होता है। तो ये जो है क वर्ण, यानी क वर्ण का एक समूह है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है क वर्ण का एक समूह है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कवर्ग। ऐसे यह स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऐसे ये स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। इसको देखते हैं। ये जो मेरा है उसमें व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन है। ये मेरा कौन सा व्यंजन है? उस व्यंजन है। इसका नाम क्या है? उसमें व्यंजन। तो आपको मालूम हो गया है से कंठ, जो हमारे मुख के एक भाग है कंठ, इससे कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है? तो अ, आ, विसर्ग, कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह, ये तमाम सारे वर्ण हैं, उसका निर्माण जो हमारे कहाँ से हुआ है? कंठ से हुआ है। एक चीज और बतला देते हैं आप लोगों को, इस वर्ण को तो यहाँ से यहाँ तक लेके के इस वर्ण को सामूहिक रूप से तो हम कवर्ग वर्ण बोले हैं। कवर्ग वर्ण बोले हैं। लेकिन यहाँ से लेकर, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी अ से लेकर ह तक, इस वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो मेरे दोस्तों, इस वर्ण को सामूहिक रूप से आपको बतला देते हैं। इस वर्ण को हम कंठय वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो कंठय वर्ण बोलते हैं। कंठय वर्ण बोलते हैं। कंठय वर्ण। जिस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक क से और अंग तक लेके सामूहिक रूप से इस वर्ण को कवर्ग वर्ण बोले हैं, उसी प्रकार अ से लेके ह तक, मेरा अ से लेके ह तक इस वर्ण को सामूहिक रूप से हम कंठय वर्ण बोलते हैं। चलिए, इससे आप लोग इस जो वर्ण है ये कहाँ से निकली है आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मेरा है वह तालु है। क्या है? मेरा तालु है। अब तालु से कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है उसको जरा सा देख लेते हैं। तो आपको बतला दे, इस तालु से आपका जो ये वर्ण है, ये तालु से आपका जो वर्ण है वह इस प्रकार से ही वर्ण का निर्माण हुआ है। ये तालु जो है मेरा, आप कहिएगा सर जी सब कुछ तो बतलाए, लेकिन हमारे मुख में ये कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ, नासिक ये कहाँ है? इसको थोड़ा सा बतलाइए। तो चलिए एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम बतलाते हैं ये चीज। हमारा जब मुख का अंदर वाला जो भाग है कुछ ऐसा है। कैसा है? कुछ ऐसा है। थोड़ा सा इसको और पतला कर दीजिए, ऐसे इस टाइप से है। ये वाला जो हमारा मुख है ना, इसके अंदर वाला जो भाग है कुछ ऐसा है।
इसके यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, दंत है। क्या है, छोटे छोटे दंत है। यहाँ पे ये क्या है, मेरा जीभ है। इसको क्या बोलते हैं, जीभ है मेरा। ये क्या है, जीभ है। और ये जो दोनों है मेरा, ये यहाँ और यहाँ, ये मेरा दंत है। ये मेरा क्या है, दंत है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। और ये जीभ के जो ऊपरी भाग होता है, इसी को हम लोग तालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालू। और कंठ तो आप लोग जानबे करते हैं, हमारे सर और गर्दन के बीच में एक जगह है, यहाँ पे इसी को क्या बोला गया है, कंठ। और यही कंठ से यह तमाम सारी वर्णों का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ मेरा तालु। और ये तालु हो गया। और ये तालु जो ये आप देख रहे हैं, जीभ के सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। इसको दंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। और जीभ का अगला वाला भाग और दांत, जब जीभ का अगला वाला भाग और दांत स्पर्श करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। जब दांत यानी जब ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत, जब ये वाला मेरा दांत और ये वाला दांत आपस में स्पर्श करते हैं और जीभ का जो अगला भाग होता है, ये वाला भाग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। अब चलिए दंत या दांत, तो दंत और दांत तो ये है मेरा, ये मेरा दंत और दांत है। आप कहिएगा सर जी ओष्ठ क्या है, तो ओष्ठ आप लोग देखिएगा, ये दांत है और इसके जस्ट थोड़ा सा भाग तक और आगे के रूप में ये मेरा स्किन फैला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये वाला भाग है ना, जब ये दोनों आपस में ऐसे जब सटते हैं तो इसी को ओष्ठ कहा जाता है। ऐसे यहाँ पे फिगर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा जो बड़ा भाग है, ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओष्ठ कहिए चाहे ओठ कहिए, ओष्ठ कहिए चाहे ओठ कहिए। और नासिक से तो आप लोग परिचित होंगे। नासिक का मतलब होता है नाक, जो कि ये वाला मेरा क्या है, नाक है। आप लोगों के पास भी होगा यह नाक। सभी जीव यानी सभी मनुष्य के पास ये नाक होते हैं। तो ये तमाम सारे आप देख सकते हैं। कंठ किसको बोलते हैं, तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसको बोलते हैं, ओष्ठ किसको बोलते हैं, ये जीभ है, और दंत किसको बोलते हैं, नासिक किसको बोलते हैं। ये तमाम सारे चीजें आप देख लिए हैं। चलिए अब इससे आप परिचित हो गए होंगे। अब है तालु। तालु से कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बतला देते हैं। तालु से जो निकलने वाला वर्ण है वह है आप लोगों को ह्रस्व ई है। क्या है, ह्रस्व ई। दीर्घ ई है। उसके बाद है च, छ, ज, झ, य और तलाबेश। ये जो टोटल वर्ण है वह इसका ये सारे जो वर्ण है, ये सभी का इस सभी का उच्चारण स्थान जो है वो है तालु। कौन सा है भाग, तालु है। तो इस सभी वर्ण का जो निर्माण हुआ है वह कहाँ से हुआ है, तो तालु से हुआ है। ये दोनों को आप देख लीजिए, ये दोनों तो फिर मेरा वोवेल है, अर्थात स्वर्ण वर्ण है। और ये मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण। लेकिन इसमें भी ये कौन सा व्यंजन है, इसमें भी ये कौन सा व्यंजन है, तो यह स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। इसको सामूहिक रूप से यानी सम्मिलित रूप से इसको हम चवर के व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। चवर के व्यंजन वर्ण यानी चवर के व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। यानी जिस प्रकार से क, ख, ग, घ अंग को सामूहिक रूप से कवर के व्यंजन बोले थे, उसी प्रकार च, छ, ज, झ य को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, चवर के व्यंजन बोलते हैं। ये मेरा स्पर्श व्यंजन का ये क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन वर्ण है। आप लोगों को हम बतलाए हैं स्पर्श व्यंजन जो हमारे हिंदी व्याकरण में है वो 25 है। यानी स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है हिंदी व्याकरण में, तो वह 25 है। जैसे कवर्क हो गया, कवर्क में 5 होगा, चवर्क में 5 होगा,
टवर्क में 5 होगा, तवर्क में 5 होगा और पवर्क में, यानी 5 गो ऐसे है उधर है और 5 गो क्षैतिज है। जब 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 होगा। इससे पहले आप लोगों को हम वीडियो में ये चीज़ बतला चुके हैं, इस पर हम ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब जो है ये है मेरा अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? मेरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। और ये जो मेरा है वो उष्म व्यंजन है। क्या है? उष्म व्यंजन है, उसमें व्यंजन वर्ण है। कहिएगा सर जी इस सभी का उच्चारण जो होता है शायद तालुए से होता है। यस मेरे दोस्तों, ये सभी वर्ण का जो उच्चारण है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, वह सभी वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। अब हमारे इस वीडियो को देख के और एक्सपेरिमेंट हमारे साथ उच्चारित कीजिएगा कि वास्तव में इस वर्ण का जो उच्चारण है, उच्चारित स्थान वह तालु से है कि नहीं है। चलिए मेरे साथ बोलिएगा। ई बोलने से न इसमें दंत का स्पर्श हो रहा है न जीभ का हो रहा है, यानी जीभ के ऊपरी वाले भाग से एक प्रकार की कंपन आ रही है, एक प्रकार की ध्वनि आ रही है और उस ध्वनि का नाम है ह्रस्व ई। क्या नाम है? ह्रस्व ई। उसी प्रकार का है दीर्घ ई, यानी तालु, यानी जीभ के सबसे ऊपरी वाला जो भाग है उससे ये इस वर्ण का उच्चारण। उसी प्रकार है च, जीभ तालु में सट रहा है, एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार की कंपन हो रही है, उस कंपन का नाम है च। छ, ज, झ, य, र, तलाबे स। जब तक मेरा जीभ जो है तालु में नहीं सटेगा तो ये तमाम सारे जो वर्ण देख रहे हैं उसका निर्माण नहीं होगा। आप लोग देखिएगा, जीभ को नीचे लाइए, जीभ को इस उंगली से एक उंगली से पकड़ लीजिए, उसके बाद अब च बोल के दिखाइए, यानी नहीं बोला होगा। यानी आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे आप लोगों को हम बतलाए हैं तो नहीं बोला पाएगा। इसलिए इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मेरा तालु है। अब इस वर्ण को सामूहिक रूप से यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा तमाम सारे वर्ण है उस वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो इस वर्ण को सामूहिक रूप से तालव्य वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? तालव्य वर्ण बोलेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा इनमें से कौन तालव्य वर्ण का उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन आती है। उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन कंठय वर्ण का उदाहरण है, उसमें से एगो इसमें से दे देगा, 3 गो दूसरा देगा। उसी प्रकार से इसमें भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण का उदाहरण है। 3 गो जो वर्ण होगा, 3 गो 4 गो ऑप्शन रहती है ना, उसमें 3 ऑप्शन रहेंगे आपका अलग वाले वर्ण और 1 ऑप्शन रहेंगे ये वाला। तो आप जब पढ़िएगा तब समझ पाइएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग मेरे दोस्तों पूरे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेरा वीडियो। आगे है मेरा मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मूर्धा काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग को हम तुरंत बतलाए हैं से मूर्धा किसको कहा है। मेरा मूर्धा जो है वो कहाँ है? तो ये जो मेरा अंदर का भाग है क्या है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या है? दंत है, और ये मेरा जीभ है। और जब दंत और जीभ जब दंत और जीभ का अगला भाग आपस में स्पर्श करते हैं, यानी हल्का सा स्पर्श करते हैं, तो वही मेरा स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, इस स्थान से, इस भाग से किस किस वर्णों का निर्माण हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये मेरा क्या हो गया? मूर्धा हो गया। क्या हो गया? मूर्धा हो गया। तो मूर्धा से आप लोग को बतला दे, इस भाग से आप तमाम सारे वर्णों का निर्माण हुआ है। इस भागों से आपका तमाम सारे वर्णों का निर्माण हुआ है। वह वर्ण है आप लोग को री। क्या है? री। री है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है और
र और मूर्धन्य स। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे य होगा। ये क्या होगा? य होगा, क्योंकि ये जो मेरा है तालु यहाँ से निकलने वाला य, क्या होगा? य। और यहाँ पे र होगा, यहाँ पे मूर्धन्य स होगा, क्योंकि मूर्धा से निकला है तो मूर्धन्य स, और तालु से निकला है तो तालाब्य स। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ क्या है मेरा? य है। तो मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन है? री है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है, र है और मूर्धन्य स है। ये तमाम सारे जो वर्ण हैं आपको कहाँ से उच्चारण, कहाँ से निकले हैं, कहाँ से इस सब का जन्म हुआ है? तो वो हुआ है मूर्धा से। आपको ये बतला दिए, ये फिर मेरा है स्वर्ण वर्ण। कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है। यहाँ से यहाँ तक मेरा स्पर्श व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है वह स्पर्श व्यंजन वर्ण है। इस स्पर्श व्यंजन वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो इसको सामूहिक रूप से टवर्क व्यंजन वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? टवर्क व्यंजन वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इस वर्ण का शुरुआत का अक्षर है ट, और वर्ग के मतलब हम लोग समझ में करते हैं समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। तो ट वर्ण का ये क्या है? सामूहिक रूप है, इसीलिए इसको टवर्क व्यंजन वर्ण बोला गया है। उसके बाद ये र, ये क्या है मेरा? र है। इसको फिर हम, ये मेरा जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। और ये जो है मेरा वह उसमें व्यंजन है। ये जो मेरा क्या है? उसमें व्यंजन वर्ण है। ये तमाम। अब चलिए, जिस प्रकार से इस वर्णों को सामूहिक रूप से यानी सम्मिलित रूप से तालाब्य वर्ण बोले हैं, उसी प्रकार से इस वर्ण को यहाँ से यहाँ तक, इस वर्ण को सम्मिलित रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो इस वर्ण को सम्मिलित रूप से आपको बतला देते हैं मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है से निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य वर्ण का उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका रहेंगे किसी अन्य वर्ण का उदाहरण, और एक जो वर्ण रहेंगे आपका मूर्धन्य वर्ण रहेगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तमाम सारे पॉइंट को आप वीडियो देखते देखते ये सभी टॉपिक को उतारते जाइएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा की व्यू से, केवल परीक्षा के व्यू से नहीं, जानकारी और आगे जिस प्रकार के एग्जाम दीजिएगा वह सभी में अगर हिंदी पूछी जाती है तो उस सभी में इस सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको होगा, बहुत इससे क्वेश्चन आती है। अब चलते हैं दंत। किससे चलते हैं? दंत से चलते हैं। दांत, आप लोग थोड़ा सोच पाइएगा, दांत से भी वर्ण का निर्माण हुआ है। जी मेरे दोस्तों, दांत से भी मेरा जो वर्ण है 52, उसमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं उसका निर्माण मेरा दांत से भी हुआ है। कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है उसको जरा सा देखते हैं। कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको बतला दे तो थ, द, ध, न, ये तमाम सारे जो वर्ण है कहाँ से निर्माण हुए हैं? दांत से। और इसमें क्या क्या होता है? तो एक है दंत स। क्या है? दंत स है और दंत स। ये इतने जो वर्ण है वो कहाँ से इसका निर्माण हुआ है? तो दांत से हुआ है। कहाँ से निर्माण हुआ है मेरे दोस्तों? तो दांत से हुआ है। और एक और है इसमें जो आपको बतला देते हैं, ल है। क्या है? ल। ये तमाम सारे जो वर्ण है वह सभी वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो मेरा दांत से हुआ है। आप कहिएगा सर इस वर्ण का तो निर्माण दांत से हो गया, इस वर्ण का निर्माण तो दांत से हुआ, वास्तव में यह दांत से निर्माण हुआ है कि नहीं? बीच बीच में आपको हम ये बताते चलेंगे से वास्तव में यह जो वर्ण है सही में यह वर्ण का निर्माण दांत से हुई है कि नहीं। चलिए हमारे साथ इस वीडियो को देखते हुए इस वर्ण का उच्चारण कीजिएगा। जो सर बतला रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं, यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। तो ये मेरा त है। तो जब जीव
पूर्ण रूप से दांत में स्पर्श करते हैं, जब जीभ पूर्ण रूप से, जब मेरा जीभ ये जो है पूर्ण रूप से दांत में स्पर्श करते हैं तो वहां से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। वो जो ध्वनि त के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है? त के रूप में। उसी प्रकार से थ है, उसी प्रकार से द, ध, न। आइए दंत स, दंत, दांत से उच्चारित होने वाला स को नाम क्या है? दंत स। मूर्धा से उच्चारित होने वाले स को मूर्धन्य स, तालु से उच्चारित होने वाले को तलाब्य स। ये तो नामे से स्पष्ट है। तलाब्य स, तालु से मूर्धन्य, मूर्धा से मूर्धन्य स और दंत से दंत स। और एक है मेरा ल। क्या है? ल। ये भी, इसका भी निर्माण कहाँ से हुआ है? तो दांत से हुआ है। अब चलिए इसको हम देखते हैं फिर से। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वर्ण है इसको सम्मिलित रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? ऐसे तो ये व्यंजन वर्ण है, स्पर्श व्यंजन का रूप है, लेकिन इस वर्ण को हम लोग को सम्मिलित रूप से यानी सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण कहते हैं? तो मेरे दोस्तों इस वर्ण को आपको बतला देते हैं तवर्ग। तवर्ग कौन सा? तवर्ग व्यंजन वर्ण। तवर्ग व्यंजन वर्ण बोला जाता है। इस वर्ण को उष्म व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन वर्ण। और इस वर्ण को आपको अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोला गया है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा गया है। अब चलिए, जिस प्रकार से इस वर्ण को सामूहिक रूप से यहाँ से यहाँ तक इस वर्ण को मूर्धन्य वर्ण बोला गया है, उसी प्रकार से यहाँ तक इस वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों इस वर्ण को सामूहिक रूप से यानी त से लेके ल तक इस वर्ण को सामूहिक रूप से हम लोग दंतय वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? दंतय, दंत न्याय, सॉरी दंत न्याय वर्ण बोलते हैं। दंत न्याय वर्ण कहते हैं। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में से दंत न्याय वर्ण निम्नलिखित में कौन है, या निम्नलिखित में से कौन सा दंत न्याय वर्ण का उदाहरण है? तो ये तमाम सारे जो वर्ण आप देख रहे हैं त, थ, द, ध, न, दंत स और ल, ये तमाम सारे वर्ण है, वो कौन सा वर्ण का उदाहरण है? तो दंत न्याय वर्ण का उदाहरण है। आगे है मेरा पांचवा, वो है ओष्ठ। क्या है मेरा आगे? क्या है पांचवा? वो है मेरा ओष्ठ है। चलिए ओष्ठ को देखते हैं। ये ओष्ठ आप लोग की जैसा मालूम होगा ओष्ठ कहाँ होता है? तो ये जो हमारे मुख है, ये जो मुख देख रहे हैं ना, ये जो मेरा ये दोनों जो स्किन जो ये देख रहे हैं, इसको जब इसी को हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। आप कहिएगा सर ओष्ठ से भी वर्ण का निर्माण हुआ है? जी मेरे दोस्तों, ओष्ठ से भी मेरा जो कुछ ऐसे वर्ण है उसका निर्माण हुआ है। वो कौन कौन से वर्ण हैं वो आप लोगों को अभी हम बतलाने जा रहे हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख पाइएगा से ओष्ठ से निकलने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। चलिए ओष्ठ से जो निकलते हैं वर्ण वो है ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ और ये म। ये तमाम सारे जो वर्ण है वो कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं मेरे दोस्तों? ओष्ठ से निकलते हैं। ये ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण है। ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ और म, ये जो तमाम सारे वर्ण है ये कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से निकलते हैं। यानी जब ओष्ठ, आप कहिएगा सर ये वास्तव में ओष्ठ से निकलती है कि नहीं? तो देख लीजिए ऊ, जब ये दो यहाँ से यहाँ तक आपस में जब गोल होते हैं तब वहाँ से एक ध्वनि सुनाई देती है और उस ध्वनि का नाम क्या है? ऊ है। ये भी ऊ। प यानी जब ये और ये, जब ऊपर वाला ओष्ठ और नीचे वाला ओष्ठ एक दूसरे के साथ स्पर्श करता है ऐसे 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 ऐसे, तब वहां से मेरा एक वर्ण का निर्माण होता है। उस वर्ण का नाम है प। फ, ब, भ, म।
ये तमाम सारे जो वर्ण आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक उस सभी वर्णों का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो ओष्ठ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ओष्ठ से हुआ है। चलिए अब इस दो वर्णों को क्या कहते हैं? ये दो वर्णों फिर मेरा क्या है? वोवेल है। यहाँ से यहाँ के वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक के वर्णों को सामूहिक रूप से पवर्ग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। पवर्ग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो आप कहिएगा सर, और यहाँ से यहाँ तक जिस प्रकार से यहाँ से लेके प से लेके म तक इस वर्ण को सामूहिक रूप से हम पवर्ग व्यंजन वर्ण बोले हैं, तो यहाँ से भी यहाँ तक इस वर्ण जो है एक समूह का निर्माण कर रहा है। उस समूह को भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। यस, इस समूह का भी कुछ ना कुछ नाम है। उस समूह का नाम है ओष्ठ्य वर्ण। कौन सा वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण नाम है। क्या वर्ण है मेरे दोस्तों? ओष्ठ्य वर्ण। इस वर्ण को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। अगला मेरा है, लास्ट है, वो मेरा बच गया नासिक। क्या बच गया? नासिक, जिसको आप लोग नाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाक। नाक का नाम सुने हैं आप लोग? जरूर सुने होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास नाक नहीं हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास नाक नहीं हो। एक व्यक्ति थे जिसको नाक कट गया था, आप लोग देखे होंगे, जिसका नाम था शूर्पणखा। क्या नाम था? शूर्पणखा। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। तो आप कहिएगा सर जी, नाक से भी जिस प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से वर्णों का निर्माण हुआ है, उस प्रकार से नाक से भी वर्ण का निर्माण होगा। तो इसमें आप जल्दी सोच के बतलाइएगा। इसमें सोच के बतलाइए। नहीं मेरे दोस्तों, ये नाक जो है इससे वर्ण का निर्माण स्पेशल नहीं होती है। ये वर्ण के निर्माण में सहायक होता है जब इसके साथ ये तमाम सारे जब भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ इसके साथ जब सहायता में आ जाते हैं, तब वहां से वर्णों का निर्माण होती है। तो चलिए अब हम नासिक के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम, मेरा छठा जो है वह नासिक है। क्या है? नासिक। मेरा छठा जो उच्चारण भाग जो है वह नासिक है। इस नासिक से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण हुआ है? जैसा कि आपको बतला दे, इस नासिक से जो स्पेशल किसी भी वर्ण का निर्माण नहीं हुआ है। जब नासिक में जो हमारे मुख के पांचों भाग है, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, ये मूर्धा, ये तमाम जो पांचों भाग है, ये जब आपस में मिलते हैं तब इससे वर्ण का निर्माण होता है। स्पेशल मेरा नासिक से यानी नाक से किसी वर्ण का निर्माण नहीं होता है। तो चलते हैं नाक। इसी को नासिक बोला गया। नाक और मुख, नाक और मुख को जब हम आपस में इंक्लूड करते हैं तो इससे जो निकलने वाले वर्ण है वह है, आपको बता दें, पंच माक्षर वर्ण। पंच माक्षर वर्ण। आप कहिएगा ये पंच माक्षर वर्ण जो है क्या है? अभी हम बतलाएंगे। पहले चलिए पंच माक्षर वर्ण, उसके बाद है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। उसके बाद है मेरा चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्र बिंदु। ये तमाम सारे जो वर्ण है उसका जो निर्माण हुआ है मेरा नाक और मुख। मुख के मतलब जो ये अभी तुरंत बतलाए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये और एक तो मेरा ये नाक है ही है।
तो ये जब तमाम ये पांचों और ये अकेले छो एक साथ जब मिलते हैं तो अब इससे ये तमाम सारे वर्णों का निर्माण होती है। चलिए अब इस पंचमाक्षर में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोग को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण में बतलाए होंगे। कवर्क, चवर्क, टवर्क, तवर्क, पवर्क, ये यानी च यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इस वर्ण को सामूहिक रूप से हम कौन सा वर्ण बोलते थे? तो स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते थे। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो संख्या है आपको 25 है, जो कि पहले के यानी इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग इसको बारे में देख सकते हैं। मेरा है पंचमाक्षर, तो नाम से स्पष्ट है जो ये पंच है, ये क्या है मेरा पंच है, यहाँ से यहाँ तक जो ये मेरा पंच है। इसे नामे से स्पष्ट है इसमें जितने भी वर्ण यानी जो भी वर्ण होंगे वो 5 गो होंगे। कै गो होंगे? 5 गो। तो आप यहाँ से देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन में कवर्क, चवर्क, टवर्क, तवर्क और पवर्क का सबसे लास्ट वाला जो ये पांचों है इसी को हम पंचमाक्षर व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। यानी इसको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। यहाँ से यहाँ तक यानी अंग, य, उसके बाद आ जाएगा न और ये म। ये पांचों वर्ण को हम कौन सा वर्ण बोलते हैं? इसको अच्छा से लिख ली। इसको कौन सा वर्ण बोलते हैं? पंचमाक्षर वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो पंचमाक्षर वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 वर्ण है इसलिए नाम इसका पड़ा पंच। और माक्षर के मतलब होता है इसका अंतिम, यानी कवर्क, चवर्क, टवर्क, तवर्क, पवर्क का जो लास्ट वाला भाग होता है यानी अंतिम वाला जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माक्षर बोलते हैं। तो इसलिए ये मेरा पंचमाक्षर वर्ण है। वो अब आते हैं स्वर, अनुस्वर। क्या होता है? अनुस्वर। तो अनुस्वर हम जानते हैं ये जो मेरा पॉइंट होता है इसी को अनुस्वर बोलते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ण हैं, यानी दुनिया के तो ज़्यादा वर्ण नहीं है, 52 ही वर्ण है, उसमें जिस वर्ण पर अगर अनुस्वर लग गया तो वो अनुसारिक वर्ण कहलाएगा। जैसे में अ पर लग गया तो ये हो गया अनुस्वर वर्ण, क पर लग गया अनुस्वर तो क अनुस्वर वर्ण, च पर लग गया तो यानी जिस पर यह अनुस्वार लग जाएगा वो अपना वर्ण इसमें सम्मिलित कर लेगा, अपना वर्ण बना लेगा। तो सामूहिक रूप से ये मेरा अनुस्वर वाले जितने भी वर्ण आएंगे क्या है? चंद्र बिंदु। क्या है? तो जिस प्रकार से आप देखे थे किसी भी वर्ण पर ट हो गया, ट पर अनुस्वार लग गया तो ट अनुस्वार हो गया, ठ पर अनुस्वार लग गया तो ठ अनुस्वार हो गया, यानी ठ है, ये क्या है? ठ है। ड पर अनुस्वार लग गया तो ड हो गया। तो उसी प्रकार से ये है किसी भी वर्ण यानी 52 वर्ण में से किसी भी वर्ण पर अगर चंद्र बिंदु लग गया तो वो मेरा क्या हो गया? चंद्र बिंदु अनुस्वर हो गया। क्या हो गया? चंद्र बिंदु वर्ण हो गया। क्या हो गया? चंद्र बिंदु वर्ण हो गया। जैसे में च पर लग गया तो च चंद्र बिंदु वर्ण हो गया, छ पर लग गया तो छ चंद्र बिंदु वर्ण हो गया, ट पर लग गया तो ट चंद्र बिंदु वर्ण हो गया। तो ये तमाम सारे जो वर्ण आएंगे वह सब किस वर्ण में आएंगे? तो नाक और मुख से उच्चारण होगा। और ये तमाम सारे वर्णों को सामूहिक रूप से हम कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो वो है मेरा अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कहेंगे, यानी वर्ण है ये, इसको सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। पंचमाक्षर, अनुस्वर और चंद्रबिंदु में जितने भी सब वर्ण आएंगे उस सभी को सामूहिक रूप से कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। तो
तो ये हुआ मेरा नाक और मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण। आगे है मेरा है कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण। कंठ और तालु, कंठ और तालु से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है, तो इसमें आपको बतला देते हैं ए और ऐ, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिसका निर्माण जब कंठ और तालु आपस में एक साथ मिलते हैं तो इस वर्ण का निर्माण होता है। यानी कंठ अलग हो गया और तालु अलग हो गया। अभी नहीं कहिएगा सर कंठ वाला जो भी वर्ण हो उसको भी और तालु वाला वो भी नहीं, यानी कंठ और तालु जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो इससे दो प्रकार के वर्ण निकलती है, दो प्रकार के वर्ण का निर्माण होता है, वह वर्ण है ए और ऐ। ये मेरा कौन सा वर्ण है, तो स्वर वर्ण है। अगला है मेरा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण, यानी कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण का निर्माण हुआ है, तो वो है मेरा ओ और एक है लास्ट औ। ये क्या है औ। ये दोनों भी वर्ण, ये कौन सा वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण है। ये दोनों भी वर्ण कौन है, स्वर्ण वर्ण। इसका निर्माण कहाँ से होता है, कंठ और जब ओष्ठ एक साथ मिलते हैं तो इस वर्ण का निर्माण ओ और औ का होता है। अब मेरा लास्ट है वह है दंत और ओष्ठ से। दंत और ओष्ठ से, इससे जब मिलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरा क्वेश्चन है, ये जो है परीक्षा के व्यू से इससे जो निकलने एग्जाम में ये पूछी गई है, इससे जो निकलने वाले वर्ण होते हैं उसका नाम है व। ये व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ये दंत और ओष्ठ जब आपस में संयुक्त होते हैं तब इस संयुक्त होने के बाद, इस भाग के संयुक्त होने के बाद वहां से एक ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि का नाम है व। उसी ध्वनि का नाम क्या है, व। और वो हम लोग जानते हैं एक प्रकार के क्या होता है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण। और कैसा वर्ण होता है, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होती है। तो ये मेरा उच्चारण स्थान से सृजन होने वाला, निकलने वाला, उच्चारित होने वाला जितना भी वर्ण थी वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान गए हैं। फिर मैं सोनू कुमार आप लोगों के लिए फिर से मैं अगले वीडियो में हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक हमारा यूट्यूब चैनल एवन स्टडी एरिया पर ये हिंदी क्लासेज देखते रहिए, हिंदी ग्रामर के क्लासेज देखते रहिए। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करें कि हर व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। इसी के साथ आज का क्लास हुई समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।